हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो होगा साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के 25 क्वेश्चन जो कि आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा उसको लेके आए हैं। तो बस आप लोग शुरू से लेके आखिर तक बने रहेंगे और लगातार हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिससे आपको भी पता चले कि आप की तैयारी अब तक कहां तक हो चुकी है और आप अपने एग्जाम के लिए कितने तैयार हो पाए हैं। तो सब क्वेश्चन का आंसर जो है ध्यान पूर्वक आप हमें बताएंगे और यहाँ पे सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से सब लोग, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त जो होंगे वो भी इस सेशन में आ सकेंगे और आपके साथ साथ वो भी आंसर हमें बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि क्लास में कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर दिन की तैयारी में आप क्लास में आ सकेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन आपका है एमीटर, दूसरा आपका ऑप्शन है मीटर, तीसरा आपका है जनित्र और चौथा आपका वोल्टमीटर। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको कहते हैं हम लोग जनित्र, यानी कि जनरेटर। क्या बोलते हैं उसको? जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी चुनिंदा क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म आप लोग पढ़े होंगे, जिसका डायग्राम एक त्रिभुज की तरह बनता है इस तरह से। इसमें कितने सतहें होते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है 6, दूसरा में है आपका 8, तीसरा में आपका 10 और चौथा में आपका 5। तो प्रिज्म जो होते हैं वो आपका 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरी आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं, जिसका 3 सतह त्रिभुजाकार और 2 सतह आयताकार होता है ना। सॉरी, 3 सतह आयताकार और 2 होता है आपका त्रिभुजाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से जो क्लास में नहीं आएंगे सबको सबको शेयर करते रहेंगे और लाइक भी कर देंगे सब स्टूडेंट। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में कहा गया आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, जिसको सेमी कहते हैं, दूसरा आपका 30 सेंटीमीटर, तीसरा आपका 100 सेंटीमीटर और चौथा कहा गया आपका अनंत। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। इसी तरह से सब स्टूडेंट है ना लगातार आंसर बताते रहेंगे। आंसर बताने में कोई संकोच नहीं करेंगे, जो आपको लगे आंसर वो हमें बताते रहेंगे लगातार शुरू से लेके आखिर तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया आपका, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन आपका संकेतों के द्वारा, दूसरा आपका अनुसूत्रों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन समीकरणों के द्वारा और चौथा कहा गया सरल सूत्रों के द्वारा। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। उसको हम लोग व्यक्त करते हैं समीकरणों के द्वारा। किससे करते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना H2+O, क्या होता है आपका एरो है ना H2O, ये तो आपका समीकरण है। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? समीकरणों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, साइंस का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्लास है। तो बस आप लोग बने रहेंगे क्लास में आखिर तक और सेशन को आप लोग शेयर भी करते रहेंगे। जैसे जैसे आपको दोस्त याद आए आप सबको शेयर करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण से क्या हमें प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन आपका वसा, दूसरा आपका प्रोटीन, तीसरा आपका ग्लूकोज और चौथा आपका प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण से हमें जो प्राप्त होती है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता आपका, यहां पे ध्यान से देखिएगा, कहा गया इनमें से कौन
फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि आपको शुरू में ही आपको दिखा होगा, है ना। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो आपका क्या? ऑक्जीन, ठीक है, ऑक्जीन है आपका पहला ऑप्शन। दूसरा में आपका जिबरेलिन, तीसरा आपका एथिलीन और चौथा आपको साइटोकाइनिन। तो फल पकाने के लिए जो हम लोग प्रयुक्त करते हैं वो आपका एथिलीन होता है। क्या होता है आपका? एथिलीन का प्रयोग करके हम लोग फल को पकाने का काम करते हैं। क्लियर? इतना 6 क्वेश्चन है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो, यहाँ पे दिख रहा है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन आपका है जाइलम, दूसरा आपका फ्लोएम, तीसरा कहता है दोनों, ठीक है, दोनों जल का परिवहन करता है, और चौथा में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जाइलम, ठीक है। जल का परिवहन कौन करता? तो जाइलम करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। बहुत अच्छा, सब लोगों का आंसर आ रहा है लगातार। बस इसी तरह से आप लोग लगातार आंसर बताते रहेंगे और आप ये भी नोट करते चलेंगे कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको कर देता है छोटा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हरे पौधे कहलाते हैं क्या? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन आपका सौपोषी, क्या आपका पहला ऑप्शन? सौपोषी। दूसरा आपका परजीवी, तीसरा आपका विषमपोषी और चौथा कहा गया सभी। तो आपका जो हरा पौधा कहलाता, चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ गया। क्या इसका आंसर क्या होगा आपका? सौपोषी। क्या कहलाता है? सौपोषी कहलाता है हरे पौधे का, हरे पौधे। क्लियर इतना? चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया बाद में वो कवर कर लेंगे, बाद में फिर से रिपीट कर लेंगे। और अब से लगातार आखिर तक क्वेश्चन नंबर 25, ज्यादा लंबा क्लास है नहीं, 25 क्वेश्चन है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसको आप पूरा कीजिए और सबका आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का था क्या, उसको देखते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा गया समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? क्या बोला गया? हमेशा। और पहला ऑप्शन आपका बड़ा, दूसरा कहता है छोटा, तीसरा कहता है बराबर और चौथा कहता है सभी, यानी कि छोटा ही बनता हो, बड़ा ही बनता हो, बराबर ही बनता हो। तो ध्यान रखिएगा वो है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज जो बनता है, हमेशा और हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कीजिएगा, अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा, बराबर सब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है और समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है। क्लियर इतना? चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल आसानी पूर्वक। तो 10 में है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना। पहला आपका लीवर, दूसरा आपका अग्नाशय, तीसरा आपका आमाशय, चौथा आपका फेफड़ा। तो मानव की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम तो सबको पता ही है, जिसका नाम होता है लीवर। क्या नाम होता है? लीवर, जिसको हम लोग यकृत भी कहते हैं, यकृत, है ना, ऐसे लिखा था यकृत, यकृत भी कहते हैं। और ये वयस्क और स्वस्थ मनुष्य अगर हो तो लगभग 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg का होता है। कितना का होता है? 1.5 kg लगभग होता है। यहाँ पे पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। 1.5 kg यानी कि 1.5 kg का होता है अगर स्वस्थ मनुष्य हो तो उसका यकृत यानी कि लीवर। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है आपका, देखिएगा क्लियर है आपका, कहा गया यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को चुना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? उसका राइट आंसर होगा मटर। यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह दिया मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना, क्यों? कारण बताना। पहला ऑप्शन है यह द्विलिंगी होता, बिल्कुल सही बात है, यह द्विलिंगी होता। दूसरा आपका छोटा पौधा है, ये बिल्कुल ये छोटा पौधा होता है मटर का। तीसरा बोला गया सभी जगह उपलब्ध है, बिल्कुल सभी जगह उपलब्ध है। और चौथा इनमें सभी कारण है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका?
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी गुण पाए जाते हैं जो भी आपका ऑप्शन में है, इसीलिए कहा होगा सभी कारण है इसके, जिस कारण से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका आ गया होगा, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन समझिए तो इसको। हर एक क्वेश्चन वैसे वीवीआई है, बस आप लोग आंसर दीजिएगा, मजा तो आ ही रहा होगा सबको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को याद होगा। नहीं याद होगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ध्यान से लगातार क्लास में रहिएगा, आपको पूरा सुन सुन के याद हो जाएगा, देख देख के याद हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पादप का अर्थ होता है फल, पेड़ है ना। पहला ऑप्शन आपका सरसों, दूसरा आपका गुड़हल, तीसरा आपका पपीता, चौथा आपका मटर। तो यहाँ पे एक लिंगी जो है, एक लिंगी उसको कहते हैं जिसका मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग हो। जैसे मानव की अगर बात कर ली जाए तो मानव भी एक लिंगी होता है, लेकिन मानव पादप नहीं है ना, जंतु है। एक लिंगी जंतु में आता है मानव। पादप की बात हो रही है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका पपीता। क्या होने वाला है? पपीता होने वाला है इसका राइट आंसर, क्योंकि पपीता जो होता है एक लिंगी पौधा होता है। देखिएगा फूल वाला अलग और पपीता फलने वाला अलग पेड़ होता है कि नहीं है? तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन चलिए यहाँ पे आगे आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? पहला ऑप्शन अपघटन, दूसरा आपका प्रकाश संश्लेषण, तीसरा आपका किण्वन और चौथा आपका उत्सर्जन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दूध से दही का जमना कौन सी अभिक्रिया पूछा जाएगा, तो वहां पे आपका राइट आंसर रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन में अगर दिखे तो रासायनिक अभिक्रिया आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं, रासायनिक अभिक्रिया आपको कहीं पर दिख नहीं रहा, तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होता है आपका किण्वन। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा। इतना क्लियर है? सब लोग एक बार बता देंगे हाँ सर क्लियर है, 13 में 13 मेरा सही हुआ, ठीक है, या समझ में आ रहा है सर जो भी आप बता रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में, जल्दी से सब स्टूडेंट। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में कहता है आपका, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका वर्गाकार, यानी कि वर्ग के आकार में वो गमन करती है। दूसरा आपका त्रिभुजाकार, त्रिभुज की तरह घूम घूम कर वो गमन करती है। तीसरा आपका वृत्ताकार, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग है, वृत्ताकार यानी कि ऐसे होगा वृत्ता, है ना, वृत्ताकार, वृत्ताकार लिखा हुआ, मिस प्रिंट लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है, वृत्ताकार। और चौथा कहा गया बिल्कुल सीधी। तो प्रकाश जो गमन करती है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? बिल्कुल सीधी रेखा में। किस रेखा में प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 15 का भी आंसर भेज दिए, क्योंकि ऑप्शन ऊपर में ही दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप लोग एक्टिव रहेंगे क्लास में और यहाँ क्लास पे ध्यान रखेंगे और फटाफट तेजी से आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आपका होगा, वो होगा आपका 15। वो कहता क्या है 15 नंबर क्वेश्चन में? तो 15 में कहा गया 1 एक लिखा हुआ अश्व शक्ति यानी कि HP में कितना वाट होता है? हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, वह 1 HP में कितना वाट होता है यह हमें बताना है, जिसको अश्व शक्ति बोली जाती है हिंदी में। पहला ऑप्शन आपका 746 वाट, दूसरा आपका 750 वाट, तीसरा आपका 1000 वाट और चौथा आपका 500 वाट। तो 1 HP में यानी कि 1 HP में जो वाट की जो संख्या होती है वो होती है 746 वाट। सबका सही सही आंसर आ रहा है लगातार, बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। सब लोग इसी तरह से आंसर हमें बताते रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका 746 वाट 1 HP में होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका होगा 16। क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 16 होगा। 16 में कहा गया क्वेश्चन आपका इस तरह से है,
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विटामिन ए, दूसरा आपका है विटामिन बी, विटामिन सी, उसके बाद है विटामिन डी। तो रतौंधी आंख की बीमारी होती है जो कि होती है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इतना क्लियर है? बी कमी से बेरी, सी कमी से स्कर्वी और डी कमी से होता है रिकेट्स। सब का नॉलेज आपको होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, अब क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर है, दिखाई तो दे रहा पड़ रहा है यहाँ से, इतना तो आपका आ जाएगा। चलिए पेज यहाँ पे चेंज हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है आपका, यहाँ पे देखिएगा, श्वेत प्रकाश में किस रंग का फैलाव सबसे कम, ध्यान से यहां देख लीजिएगा, सबसे कम होता है, ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है काला, दूसरा ऑप्शन में आपका बैगनी, तीसरा ऑप्शन है आपका लाल और चौथा आपका पीला। नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे कम जो फैलाव होती है श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में, वो होता है आपका किसका? लाल का। राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा लाल। यही कारण है कि लाल जो है बहुत दूर से ही हमें दिखाई देती है और खतरे का रंग भी लाल लिया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है खतरे का रंग क्या लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? लाल। चलिए क्लियर इतना 17 क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक कर देंगे सब स्टूडेंट, क्लास को लाइक कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर दिन हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 भी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। कहा गया, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपका है अम्ल, दूसरा आपका है क्षार, तीसरा आपका लवण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल्दी से सब स्टूडेंट बता देंगे, सब बताएंगे, जितने स्टूडेंट हैं क्लास में सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे इसका। तो इसका राइट आंसर होगा क्षार। क्या हो जाएगा आपका? क्षार कहलाता है जल में घुलनशील भस्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत इजी क्वेश्चन है, 19 बायोलॉजी सेक्टर से लिया गया क्वेश्चन है ये। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 19 में कहता है, मनुष्य में रक्त दाब का सामान्य मान क्या होता है? मनुष्य में रक्त दाब का सामान्य मान क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका 120 बटा, उसको पढ़ेंगे 80, दूसरा आपका 180 बटा में 40, तीसरा आपका 10 बटा 80 और चौथा आपका 80 बटा में 120। तो ये जो आपका रक्त दाब जो होता है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, ये जो होता है वो होता है आपका 120 बटा 80। क्या होता है आपका? 120 बटा 80, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है और वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 नंबर। यहां पे हम लोग केवल 25 क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन वो 25 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई है। इससे पहले भी हम पिछला क्लास जो भी हुआ, 2 क्लास हुआ है, वो आपका साइंस का ही हुआ है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही हुआ है। काफी इंपोर्टेंट क्लास है। अगर तीनों क्लास को अगर मिला दिया जाए तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इसी क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में आने वाला है। तो जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्लास था वो। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? यह आपका केमिस्ट्री डिपार्ट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका मैग्नीशियम, दूसरा आपका है सोडियम, तीसरा आपका एल्यूमिनियम, चौथा आपका टंगस्टन। तो जो केरोसिन यानी कि मिट्टी तेल में जो डुबो कर रखी जाती है धातु को, उसका नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखी जाती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जो देरी से आए होंगे लाइक करके क्लास में आखिर तक रहेंगे, जो छूट गया है फिर से एक बार रिपीट जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? पहला ऑप्शन आपका समजात अंग, दूसरा आपका असमजात अंग, तीसरा आपका अवशेषी अंग, चौथा क्या आ गया? कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पक्षी हो या हो चमगादड़,
ये इसके जो पंख होते हैं वो अगर एक बार टूट जाए तो कोई में जैसे हम लोगों की कोई उंगली अगर कट जाए तो दोबारा नहीं हो सकती है, लेकिन पक्षी का अगर पंख टूट जाए तो दोबारा हो सकती है। तो ये जो आप उसका जो अंग हो गया ना, पक्षी चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो असमजात अंग होते हैं। क्या होते हैं? असमजात अंग होते हैं पक्षी और चमगादड़ के पंख। इसी तरह से छिपकली का अगर पुछ कट जाए फिर से पुनः उसका पुछ क्या होता है? निकल आता है। लेकिन मानव का अगर पैर कट जाए तो दोबारा पैर नहीं हो सकता, याद रखिएगा, वो समजात अंग में आ जाता है। क्लियर इतना 21 क्वेश्चन? तो क्लियर है तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यहाँ पे, चलिए देखिए अब देख लेते हैं 22 में बोला गया निम्न में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? कौन सी धातु है जिस पर हवा वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? पहला ऑप्शन आपका सोना, दूसरा आपका सोडियम, तीसरा आपका लोहा और चौथा आपका तांबा। तो याद रखिएगा सोडियम को जैसे ही लोहा वायु में लगेगा उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। लोहा में जंग लग सकता, तांबा का कलर बदल जाएगा, लेकिन सोना जो होता है, सोना जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है, इस पे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो सोना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट जो होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोना। क्लियर इतना? चलिए क्लियर है तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 में कहता क्या क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। चलिए इसको पहले साफ कर देते हैं। 23 कहता है सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? जल्दी से सब स्टूडेंट फटाफट आंसर बताएंगे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो है किस माध्यम में होती है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पानी, दूसरा आपका है निर्वात, यानी कि जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, जहां हवा वगैरह नहीं हो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं, यानी कि वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र। तीसरा आपका है कांच, चौथा आपका हीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे अधिक जो चाल होती है वो होती है आपका किसमें? निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। ये अगर नहीं रहे तो आप हवा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? किसके द्वारा अमीबा जो है अपना भोजन अंत ग्रहण करता है? पहला ऑप्शन आपका कुटपाद, दूसरा आपका परिवहन, तीसरा आपका भोजन रसधानी, चौथा आपका केंद्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर बना के भेजा इसका। कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन का अंत ग्रहण करता है, यानी कि मतलब ग्रहण कर लेता है। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि फिजिक्स सेक्टर से है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी पूर्वक आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा आपका पूरा, है ना। चलिए देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन रहा पूरा, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी, कौन दर्पण है ये पता नहीं, अवतल है, उत्तल है, समतल है, लेकिन कोई भी दर्पण है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? और आपको पता होना चाहिए त्रिज्या पूछा गया, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। क्या होता है? F बराबर R/2 है, ये होता है इसका फॉर्मूला। मान किसका वैल्यू मालूम है आपको? 20 मालूम है। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी कितना है? 20। F के यहां पर रख दीजिए 20 इक्वल में आपका हो जाएगा R/2। क्या होगा? R/2 क्रॉस गुना कर लीजिए तो क्या होगा आपका? R इक्वल हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा किसमें? तो दिख रहा होगा ऑप्शन में आपको, किसमें दिख रहा है? आपको दिख रहा है सी नंबर में, सॉरी सेकंड नंबर में 40। वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी आधी होती है। त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होगी? आधी होगी। इसका अर्थ हुआ फोकस दूरी से जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी? दुगुनी होगी। बहुत इजी है। तो ये 20 है जब फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी?
40 हो जाएगी, हमने निकाल के भी आपको बता दिया। तो ये थे आज के क्लास के 25 क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों का 25 में 25 सही हुआ होगा। तो आप कमेंट में जरूर बता देंगे कि आपका कितना सही हुआ। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको काफी पसंद भी आया होगा। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को पुनः स्टार्ट करके देख लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, काफी भी आई है। और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर दिन शाम में आपको क्लास मिलेगा यहाँ से, तो आप उसका फायदा बिल्कुल आसानी पूर्वक ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।